Welcome back, students, in my YouTube channel. We are studying the chapter Agriculture Problem related chapter 3 in Indian Economic Development, and it is the third part of this chapter. In this part, we will study about the achievement of agrarian reform and green revolution. Let's start study. Then, first of all, this paragraph, thanks to agrarian reform, there has been a substantial improvement in Indian agriculture from backward and stagnant sector of the economy. Agriculture has emerged to be the developing. मतलब यहाँ पे ये बोला गया थैंक्स एक तरीके से कि जो हमारा जो एग्रेरियन रिफॉर्म हुए वेदर इट इज़ अ टेक्निकल रिफॉर्म जर्नल रिफॉर्म एंड अदर काइंड ऑफ रिफॉर्म कि उससे हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो बैकवर्ड से स्टेगेंट जो एग्रीकल्चर की पोजीशन थी वो डेवलपिंग सेक्टर में कन्वर्ट हुआ. द अचीवमेंट हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल दैट इट कैम टू बी नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन. जो अपने पास इसमें एग्रीकल्चर की कंडीशन और जो प्रोडक्टिविटी जो भी लो पॉइंट या वीक पॉइंट थे एग्रीकल्चर की वो दूर हुए और इसमें जो भी डेवलपिंग सेक्टर में इन कन्वर्ट हो गया. तो लेट्स स्टडी द सम सक्सेस पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी. द टर्म ग्रीन रेफर टू द क्रॉप एंड रेवोल्यूशन रेफर टू द स्पर्ट. तो यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन के दोनों वर्ड्स को डिफाइन किया गया है टुगेदर. दीज टर्म इम्प्लाई अ स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्शन कि क्रॉप प्रोडक्शन में इसमें बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट हुआ. इट इज स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया इन द ईयर 1967 to 68 से हुआ. In the year 67-68 itself, food grain production increased by nearly 25%. अब ये डेटा आपको याद रखना है. मतलब इस ईयर में जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट था फूड ग्रेन प्रोडक्शन 25% इंक्रीज हुआ. इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन और इंडिया फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बन गया जो अपने आप में एक बिग अचीवमेंट था. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, a revolutionary rise in the productivity. जो मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर का था जो भी अपने पास रिफॉर्म हुए उससे एग्रीकल्चर जो सेक्टर में प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ. अब ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज मार्क्ड बाय टू डिस्टिंक्ट फेजेस. इंडिया में एग्रीकल्चर जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टू फेजेस. जो फर्स्ट फेज था आपका मिड 60 to 70 में, इसको जो 1960 to 1970 तक है. ड्यूरिंग दिस फेज स्कोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू द व्हीट एंड राइस. इस फेज में अपना जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसको व्हीट और राइस पे ही कंसंट्रेट रखा गया. ग्रोइंग रीजन ऑफ द कंट्री जहाँ पे व्हीट और राइस ज़्यादातर उगाए जाते थे. दीज इंक्लूडेड द स्टेट्स ऑफ पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. और इसमें हमने पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का एरिया खास तौर पे इंक्लूड था. फेज सेकंड जो मिड 70 to 80 मतलब 1970 से 1980 वाला जो डिकेड था. ड्यूरिंग दिस फेज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बिकम वाइड स्प्रेड कवरिंग मोस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री एंड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप. सेकेंड फेज में जो क्रॉप्स थी उसका नंबर बढ़ा दिया गया और जो एरिया था हमारे कंट्री का उसको इंक्रीज किया. Across these phases, green revolution is characterized by the following feature. और इस फेज में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो मेन फीचर थे, फर्स्ट स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी. मतलब क्रॉप प्रोडक्टिविटी का बहुत तेजी से जंप करना. देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल जंप इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी. तो इसके डेटाज आपको याद रखने पड़ेंगे. टू इलिस्ट्रेट, प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट वाज एस्टिमेटेड 3408 kg पर हेक्टर. ये 1819 में था डेटा, नहीं सॉरी, ये 1950 में जो अपना क्रॉप प्रोडक्टिविटी था 3408 पर हेक्टर और इन 1819 कंपेयर टू 660 kg पर हेक्टर इन 1950. तो ये जो लिखा हुआ है 3400, तो ये तो 1819 का डेटा. अगर आप इसको कंपेयर करते हैं 1950 से तो 660 होता है अपने पास. इट मीन्स अगर आप 660 को 5 टाइम्स करेंगे तब अप्रोक्सीमेट 3000 आएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी 1951 से 1918 तक अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ. कितना टाइम? 5 टाइम इंक्रीज हुआ प्रोडक्टिविटी. और ये वीट का था. सेम ऐसे ऑफ राइस इट वाज
2665 पर हेक्टार हो गया 1819 में, और 1951 का कंपैरिजन था 665। तो यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो ये लगभग 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, मतलब वीट का प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ गया और राइस का प्रोडक्शन 4 गुना तक बढ़ा अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड ऑफ मीज, और अगर आप मीज की बात करते हैं मक्का की, तो ये 1114 केजी पर हेक्टार 1819 में आपके पास है, जो कि कंपैरिजन टू 1951 704 था। तो अप्रोक्सीमेट ये ट्वाइस दो गुना हो गया, 2 गुना से थोड़ा कम ही है यहाँ पे, बट ये भी काफी इंक्रीज हुआ। स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी हैज लेड टू द स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इंडियन एग्रीकल्चर। और जब इस तरीके से प्रोडक्टिविटी 5 गुना 4 गुना बढ़ती है तो ये एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चर शिफ्ट को बताती है। दिस हैज मार्क्ड द एंड ऑफ लॉन्ग पीरियड स्टिगेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। और इंडियन एग्रीकल्चर में जो अंडर ब्रिटिश था, ये उसके बाद का थोड़ा टाइम रहा। इंडियन एग्रीकल्चर में जो स्टिगेशन लगा हुआ था वो बिल्कुल रिमूव हुआ। इसका सेकंड पॉइंट आता है सब्सटेंशियल राइज इन एरेज, मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन जो था वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। HYV टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप। जब HYV सीड के जरिए फसलें उगाई जाने लगी तो उसमें सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, मतलब बीज को बोने से लेके फसल काटने का जो टाइम ड्यूरेशन था, वो टाइम लैग था, वो कम हुआ। HYV टेक्नोलॉजी या मॉडर्नाइजेशन जो एग्रीकल्चर का हुआ उससे। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज इलिमिनेटेड द नीड ऑफ फैलोइंग फॉर फैलोइंग अकॉर्डिंगली। जो यूज ऑफ केमिकल जो फर्टिलाइजर था उसने कई चीजों की जो नीड थी उसको दूर किया। अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग हैज बिकम पॉसिबल। अब डबल क्रॉपिंग पॉसिबल हो, मतलब साल में आप 2, जो राबी खरीफ और जायद 3 फसलें तक इजीली आप ले सकते हो। दिस हैज लेड टू द सब्सटेंशियल राइज इन द ग्रोस एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो अंडर कल्टीवेशन जो एरिया था, जिसको आप एरेज बोलते हैं, वो इंक्रीज हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना पड़ेगा, एरिया जो अंडर कल्टीवेशन था एरेज, ये क्या होता है, एरिया अंडर कल्टीवेशन, वो इंक्रीज हुआ। ग्रोस एरिया 1950 टू 51 ग्रोस एरिया अंडर कल्टीवेशन 13 करोड़ हेक्टार था, विच हैज नाउ जम्प्ड 19। तो ये 13 करोड़ हेक्टार टू लेके 19 करोड़ हेक्टार इंक्रीज हुआ। तो ये भी काफी इंक्रीज है। 6 करोड़ हेक्टार का इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ कंपेयर करेंगे तो 6 करोड़ हेक्टार के बराबर ये इंक्रीज हुआ है। अब फैलोइंग जो था, इसको बॉक्स में देखें। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ पर्टिकुलर, नहीं सॉरी, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ लिविंग लैंड। मतलब जो फैलोइंग लैंड होता है, मतलब जो फालतू पड़ा होता है लैंड, उस पे भी खेती होने लगी। इट इज प्रैक्टिस ऑफ द लिविंग लैंड एज अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम सो दैट इट रीगेन इट्स फर्टिलिटी। मतलब कई बार किसान लोग उस एरिया को, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ देते हैं 1-2 साल के लिए कि उसकी नेचुरल फर्टिलिटी रीगेन हो जाए। बट आफ्टर द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इस एरिया को इजीली हर साल यूज किया जा सकता है। ठीक, अब किसान क्या करते थे, हमने पूरे खेत में से आधे हिस्से में फसल उगा ली, आधे को खाली छोड़ दिया 2 साल, फिर अपकमिंग नेक्स्ट ईयर उस आधा जो खाली एरिया उसमें वो नेचुरल फर्टिलिटी रीगेन हो जाती थी, उसमें खेती करते थे और पहले वाले हिस्से को छोड़ते थे। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन या इनोवेशन या कुछ भी बोले केमिकल फर्टिलाइजर से, अब पॉसिबल हुआ कि पूरे खेत पे खेती आसानी से की जा सकती है। सो देयर इज नो फैलोइंग लैंड। मतलब फैलोइंग लैंड वो जमीन का हिस्सा होता था जिसको नेचुरल फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, मतलब जिसपे कोई फसल नहीं उगती थी। सेकंड पॉइंट है, फैलोइंग वाज अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग द इंडियन फार्मिंग प्रायर टू द लॉन्च ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। मतलब फैलोइंग लैंड वो जमीन का हिस्सा था जो HYV टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन या लॉन्च से पहले किसान खाली छोड़ते थे नेचुरल फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंसेस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंसेस फार्मिंग होती है जिसमें किसान अपने परिवार के गुजारे के लिए फूड ग्रेन को उगाता है। देयर इज नो सरप्लस ऑफ क्रॉप्स। अब उसका भी शिफ्ट क्या हुआ कमर्शियल में। नाउ फार्मर स्टार्ट ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर कमर्शियल पर्पस। उनके पास काफी सरप्लस होने लगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई 5 गुना 4 गुना तक। तो नाउ दे हैव लॉट ऑफ सरप्लस टू सेल इन द मार्केट इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट। A substantial rise in output
owing to increase in the productivity and increase in arrays हैज स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस। तो जब एरेज मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, तो मार्केटेबल सरप्लस जनरेट हुआ। मतलब नाउ फार्मर हैव लॉट ऑफ क्रॉप as a surplus to in order to sell in the market. This has promoted the farmer to gradual shift from subsistence farming to commercial farming. अब किसान मार्केट में बेचने के लिए कमर्शियल फार्मिंग की तरफ मूव हुए। बिफोर इंडिपेंडेंट तो सिर्फ अपने खाने पीने के लिए अनाज उगाते थे। दिस इज अ साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का एग्रीकल्चर में साइन था कि अब हमारी एग्रीकल्चर डेवलप होने लगी है। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 3। बॉक्स में आ रहा है मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, इसको स्पेशली डिफाइन किया गया है, ध्यान से पढ़े। इट रेफर टू द सरप्लस ऑफ फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड अबाउ हिज ऑन फार्म कंजप्शन। मतलब वो अपने कंजप्शन के अलावा भी फसल बचा पाता था। 10 मार्केटेबल सरप्लस ऑफ व्हीट, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आउटपुट ऑफ व्हीट माइनस ऑन फार्म कंजप्शन ऑफ व्हीट, मतलब और एक्सपेक्टेड कंजप्शन ऑफ व्हीट बाय द फार्मर्स फैमिली ड्यूरिंग ईयर। मतलब पूरे साल में फार्मर की फैमिली जितना फार्म प्रोडक्ट को कंज्यूम करती है, टोटल आउटपुट में से उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास मार्केटेबल सरप्लस आ जाएगा, जिसको किसान मार्केट में बेच के पैसा अर्न कर सकता है। दिस सरप्लस इज अवेलेबल टू द फार्मर फॉर सेल इन द मार्केट, और इसको मार्केट में बेच सकता था, हेंस कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। तो अगर ये पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटेबल सरप्लस, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स किसी फॉर्म में, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। नंबर 2 है बाय सेलिंग द मार्केटेबल सरप्लस ही गेट कैश। तो किसान के पास कैश पैसा आता था इसको बेचने से। ही कैन यूज दिस कैश टू बाय प्रोड्यूस गुड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। अब वो इस पैसे से फार्मिंग में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ चीजें, HYV सीड्स वगैरह, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या कंज्यूमर गुड्स फैमिली कंजप्शन के लिए उसको खरीद सकता था करंट कंजप्शन के लिए अपने। मार्केटेबल सरप्लस इज अ साइन ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जब किसानों ने बाजार में फसलों को बेच के पैसा कमाना चालू किया, देन इट इज कॉल्ड द कमर्शलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का एक इम्पैक्ट था कि उन्होंने सब्सिस्टेंशनल जो फार्मिंग थी उसको कमर्शियल फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 4 पॉइंट है चेंज इन फार्मर्स आउटलुक आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। द आउटलुक ऑफ द फार्मर टुवर्ड्स फार्मिंग इज कम्प्लीटली चेंज, क्योंकि कमर्शलाइजेशन हो गया। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज कॉज्ड a change in outlook of the farmer. Farming is no longer viewed as the source of subsistence. अब किसान इसको सिर्फ अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं करते थे फार्मिंग को, इट इज कंसिडर्ड एज द कमर्शियल वेंचर एज वेल। अब कमर्शियल पर्पज से हो गया कि कमर्शियल पर्पज से वो खेती करने लगे। नंबर 5 सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। और ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ही, ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया हैज अचीव्ड द टारगेट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। मतलब नाउ वी नीड नॉट टू इम्पोर्ट द फूड ग्रेन फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन एरेज, या तो वो एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ हो या इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, दोनों रीजन थे। हैज बीन अ सब्सटेंशियल दैट इंडिया हैज स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। अब बफर स्टॉक क्या होता है, इट इज अ सरप्लस स्टॉक। मतलब हमारे पास जो डोमेस्टिक डिमांड है फूड ग्रेन की, उसके अलावा गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारा स्टॉक था फूड ग्रेन का, जिसको बफर स्टॉक बोलते हैं, जिसको कि इमरजेंसी टाइम, नेचुरल क्लेमिनिटी, बाढ़, भूकंप में इजीली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या PDS सिस्टम जो है, जो राशन शॉप्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाई सब्सिडाइज फूड ग्रेन, उस सप्लाई के लिए ये स्टॉक अवेलेबल था। देन दिस इज ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। These stocks are used during the lean, मतलब लो फार्म सप्लाईज। ऐसा टाइम जबकि फार्म सप्लाईज अचानक लो होती है, उस टाइम इस बफर स्टॉक को यूज किया जा सकता है। रेवोल्यूशनरी राइज इन आउटपुट हैज हेल्प्ड इंडिया अचीव ग्रोथ विद सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था कि इंडिया ने इजीली ग्रोथ को तो अचीव किया ही सही, उसके साथ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, ये दोनों टारगेट पूरे हुए। ब्रीफली ओइंग टू द टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल एंड जनरल रिफॉर्म। और ग्रीन रेवोल्यूशन में 3 रिफॉर्म थे, टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल और जनरल रिफॉर्म। ये तीनों रिफॉर्म का नतीजा था कि हमने ग्रोथ और सेल्फ सफिशिएंसी
दोनों टारगेट अचीव किए एग्रीकल्चर में। इंडिया हैज अचीव्ड अ सब्सटेंशियल राइज इन क्रॉप प्रोडक्शन थ्रू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज increase in eras. The rise in the level of the production and productivity has been the substantial compared with the level of eve of the independence. अगर इसको आप कंपेयर करते हैं कि जब हम आज़ाद हुए उस टाइम का कंडीशन और अभी का, दैट इज द पॉपुलरली नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसी को, ये सारा जो प्रोसेस था इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया। नाउ गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। हमें ग्रीन रेवोल्यूशन से गेन तो हुए, महत्व तो था, बट नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं था। लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन में ऐसी क्या कमियां रही, लिमिटेशन। ओइंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन देयर वाज अ सिग्निफिकेंस राइज इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, ये पक्का है, बट इट वाज ओनली इन द रिलेशन टू आवर ऑन रिकॉर्ड इन द पास्ट। बट ये हमारे पास्ट रिकॉर्ड का सुधार था, बट ये हमारी पॉपुलेशन से मैच नहीं था। हमारी पॉपुलेशन भी रैपिडली इंक्रीज हुई 1960 के बाद 70-75 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ईयर रहा, तो डोमेस्टिक डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती गई। तो देखते हैं इधर कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन, अगर हम डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करते हैं तो स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग इन एग्रीकल्चर। द राइज इन प्रोडक्टिविटी वॉज हाईली इनसिग्निफिकेंट। दस अगर आप अदर कंट्री से कंपेयर करते हैं तो आज भी हमारी प्रोडक्टिविटी चाइना, अमेरिका, इनसे बहुत कम है। तो इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ व्हीट पर हेक्टार प्रोडक्टिविटी इन इंडिया वॉज 3.4 टन एज अगेंस्ट 6.5 टन इन चाइना। अब देखें चाइना में 6.5 टन है व्हीट और इंडिया में 3.4 टन एंड 9 टन इन यूके। 2018 में तो हमारी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टार तो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू चाइना और यूके, बट अगर हम हमारे कंट्री के पास से कंपेयर करते हैं तो वो 5 गुना बड़ी है। सो ये लिमिटेशन रहा। सेकंड, इन केस ऑफ राइस पर हेक्टार प्रोडक्टिविटी इन इंडिया वॉज 2.4 टन है अगेंस्ट 6.8 टन इन चाइना। चाइना में 6.8 टन है तो हमसे तो 3 गुना हो गया। तो यहाँ हम अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में तो जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टार उसमें पीछे है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ द लिमिटेशन। सो वी नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन इन अवर कंट्री। अगर हम ऐसा कहते हैं तो गलत नहीं है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो मेन लिमिटेशन थी उनको हाईलाइट ये पॉइंट करते हैं। फर्स्ट, लिमिटेड क्रॉप। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो नंबर ऑफ जो क्रॉप्स थी उसका नंबर जो थी लिमिटेड क्रॉप्स को रखा गया, जैसे राइट, वीट और मेज। रेवोल्यूशनरी राइज इन आउटपुट ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन इज कन्फाइंड मेनली टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। इसको फूड ग्रेन तक रखा गया, जैसे वीट, राइस। देयर हैज बीन नो सिमिलर राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। ये पल्सेस पे नहीं रहा, कमर्शियल क्रॉप लाइक जूट, कॉटन, टी। तो ये इसका लिमिटेशन था कि इसमें फूड ग्रेन तक ही इसको लिमिटेड रखा गया। सेकंड, अनइवन स्पेयर्ड। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ ज़्यादा देखने को मिला। जो कुछ स्टेट थे जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का बिल्कुल असर नहीं दिखा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई। स्पेयर्ड ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन यूनिफॉर्म, नॉट बीन यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल रीजन। इट इन स्टेट पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु इट मेड अ रिमार्केबल इम्पैक्ट। इन राज्यों में तो इसका बहुत ज़्यादा ग्रेट हमने देखा कि इम्पैक्ट हुआ, 5 गुना तक प्रोडक्टिविटी बढ़ी, 5 टाइम। बट इन ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, तो ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इट्स इम्पैक्ट वॉट रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट। तो इसका असर पंजाब, हरियाणा से बहुत कम रहा रिलेटिवली। तो दिस इज अ लिमिटेशन कि इसका अनइवन स्प्रेड हुआ है हमारे लिए। नंबर थर्ड जो अपने पास आता है, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। जो फार्मिंग जो स्क्रीन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, तो अनइवन स्प्रेड के बाद आता है लिमिटेड फार्म पॉपुलेशन। द बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। इंडिया में जो फार्मर थे वो क्या थे, मार्जिनल फार्मर ज़्यादा थे, पुअर फार्मर कह सकते हैं। ऐसे फार्मर जिनके पास जो लैंड पैचेस थे, छोटी ज़मीनें थी, पैसा कम था इन्वेस्ट के लिए। द गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है इल्यूडेड दीज फार्मर। तो इन फार्मर को ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं मिला बिकॉज दे डोंट हैव द मनी टू परचेज HYV सीड। इनके पास HYV सीड खरीदने के लिए, जो नई टेक्नोलॉजी थी इसको खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसा नहीं था।
required expensive inputs because HYV technology required expensive input which are beyond the reach of marginal farmer. So this is also the limitation. However, rich farm population, though small in numbers, ये जो रिच फार्मिंग पॉपुलेशन था इनका भी नंबर काफी कम था, हैपन टू ओन द बल्क ऑफ फार्मिंग एरिया, इनके पास बड़े बड़े खेत थे, विच इज वाई द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आर फाउंड बी इम्प्रेसिव इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइज इन आउटपुट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के रिजल्ट जो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ा है वहां देखते हैं तो अच्छा है, बट इसका असर अनइवन रहा है या फिर जो पुअर मार्जिनल फार्मर तक नहीं पहुंच पाया है, तो ये भी लिमिटेशन का पॉइंट है। नंबर 4 आता है इकोनॉमिक डिवाइड। थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन द इकोनॉमिक डिवाइड, द गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर फार्मर हैव सब्सटेंशियली राइजन ओवर टाइम। अब यहाँ पे क्या है कि थैंक्स था ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो इकोनॉमिक डिवाइड भी इसने बनाया है कहीं कि यहाँ जो पुअर फार्मर और रिच फार्मर के बीच का गैप बढ़ता गया, पॉवर्टी इज वाइड स्प्रेड एंड इनडेबिटनेस इज एक्सट्रीमली हाई। तो गरीब किसानों की पॉवर्टी बढ़ती गई, उधार बढ़ता गया, लोन वेवर्स आर फ्रिक्वेंटली ऑफर्ड, लोन जो थे उन पे चढ़ते गए, काफी उन्होंने लोन लिया, येट सुसाइड अमंग द फार्मर, ये घटनाएं हमने न्यूज में काफी देखी, किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, इज इमर्जिंग टू बी अ सीरियस चैलेंज। तो यहाँ थैंक्स तो लिखा गया बट एक्चुअली इस केस में थैंक्स नहीं लिखा जाना चाहिए था, तो ये भी लिमिटेशन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएट किया रिच फार्मर और पुअर फार्मर के बीच में, यहाँ तक कि पुअर फार्मर ने सुसाइड कमिट किए हैं। सो इट इज अ फोर्थ लिमिटेशन। तो ब्रीफली, वाइल अचीविंग द एग्रेरियन रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आर प्रेज वर्थली, मतलब आप इसको इसकी तारीफ कर सकते हैं, लोडेबल तो है ही है। द गल्फ बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिच और पुअर के बीच में गल्फ भी हुआ, तो हैव्स मतलब पुअर, हैव्स नॉट मतलब पुअर और हैव्स मतलब रिच हो गया। यहाँ इज अ सीरियस चैलेंज इन द इंडियन रूरल इकोनॉमी, इंडियन रूरल इकोनॉमी में पुअर पॉवर्टी जो है एक बड़ा चैलेंज है। ऑल्सो अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट नीड टू बी गिवन टू इंडियन एग्रीकल्चर टू राइज प्रोडक्टिविटी लेवल एट पर विद द एडवांस नेशन। अगर आपको एडवांस नेशन बनना है तो यहाँ एग्रीकल्चर में जो मार्जिनल फार्मर के साथ आपको बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट आज भी जरूरी है। यस, नेक्स्ट जो पॉइंट है, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यस वी नीड, मैंने अभी पहले भी बोला था, यस इट इज ओबवियस आंसर, इट इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट द गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960 हैव स्टार्टेड श्रिंकिंग, जो उसके असर थे वो कम होने लगे। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू व्हेन द गेन्स आर व्यूड इन रिलेशन टू अवर नीड्स, हमारी नीड से अगर इन गेन्स को देखते हैं तो काफी कम थे, मतलब ये हमारे पॉपुलेशन जिस हिसाब से इंक्रीज होता रहा उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वुड प्रूव द नीड फॉर येट अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन, को कुछ पॉइंट हमको बताएंगे। फर्स्ट अपने पास इसमें आता है अवर प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड आर एक्सट्रीमली लो, प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड हमारे काफी कम है, लो कंपेयर टू अदर नेशन। सेकेंड है अवर फूड ग्रेन स्टॉक्स आर एट द पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटीज, फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन के स्टॉक है वो कम है। थर्ड है मोस्ट फार्मर इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस अनसर्टेनिटीज ऑफ वेदर, आज भी हमारे किसान वेदर अनसर्टेनिटीज जैसे बारिश कब होती है कब नहीं होती है, या फिर हेलिंग जो प्रॉब्लम है, ओले गिरते हैं, बेमौसम बारिश का हो जाना, फसलों का खराब होना, बाढ़ आना, भूकंप आना, नेचुरल कैलेमिटीज, अनसर्टेनिटीज का शिकार है किसान। आज भी परमानेंट मीन ऑफ एरिगेशन की कमी है। फोर्थ है द फार्मर कंस्टिट्यूट टू बी एक्सपोज इन अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट, मार्केट की अनसर्टेनिटी, आज भी प्रॉपर जो मार्केट है फार्म प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो उनकी कमी है। अगर जो फार्म प्रोडक्ट के जो मार्केट है, जो अनाज मंडी है, वहाँ काफ़ी भीड़ लगती है, किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि गवर्नमेंट ने एमएसपी वगैरह पॉलिसी लगाई है, बट जब किसान अनाज बेचना जाता है तो दे हैव टू वेट, जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग है, विच कंपेल्स देम टू फोर्स अनप्रॉफिटेबल सब्सटेंसेस फार्मिंग। तो आज भी कई किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर है वो सब्सिस्टेंसेस है और अनप्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट है लोन वीवर्स आर बिकमिंग रेकरिंग फीचर, और लोन जो वीवर्स है वो रेकरिंग फीचर बन गया कि उनको बार बार लोन लेना पड़ता है,
और उसका इंटरेस्ट उन पे चढ़ता जाता है, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। तो ये हमको ये पॉइंट बताते हैं कि येट वी नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। होप यू आर एंजॉइंग। यहाँ आपके पास कुछ रिवीजन नोट्स हैं, यू कैन मेक योर नोट, शॉर्ट नोट जो हैं, सेल्फ नोट जिनको बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं इनको एक बार आपको दिखा रहा हूँ, यू कैन मेंशन इन योर नोटबुक। स्क्रीन को पॉज करके आप इनको लिख सकते हैं कभी भी। सो होप you are enjoying. This is the end of this chapter. We will meet in the next video with the new chapter. Okay, bye.